हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? देखो, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। बेच, बेच मीन्स क्या कि नंबर ऑफ जॉब का हमने क्या किया, जॉब मतलब प्रोसेस, उसका एक एक बेच बना दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे सपोज कोई कोचिंग क्लासेस है, ठीक है, उसमें यदि सपोज एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 100 स्टूडेंट्स थे, तो हम क्या करते, इसके बैचेस बना देते। 20 स्टूडेंट का एक बैच बनाया, ठीक है, उसके बाद के जो 20 स्टूडेंट्स है उनका एक बैच बनाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको बैचेस में बढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे, बैचेस के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, पहले अब आज के टाइम में तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब पहले हम बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे, वहां पर क्या होता था कि हम पंच कार्ड यूज करते थे। पंच कार्ड्स क्या होते हैं, अपना पेपर समझ लो, एक पेपर पर क्या होता था कि होल्स रहते थे। ठीक है, इसमें है ना, डिजिटल डाटा जो रहता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए वर्क करते थे। सपोज मुझे कोई डिजिटल डाटा है मेरा, उसको प्रोसेस करवाना है, तो ये पंच कार्ड सिस्टम में लगाना पड़ता था। ठीक है, तो ये ऑफलाइन काम चलता था। हम क्या करते थे, सपोज मुझे रिसर्च में जाना है, सपोज, ठीक है, अब मैंने कुछ रिसर्च के लिए कुछ फाइल वगैरह बनाई, अब मुझे इसको कुछ प्रोसेस करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, एक ऑपरेटर को देना पड़ता था। ठीक है, मतलब एक ऐसा बंदा जो सिस्टम के पास है और उस ये जॉब्स को या हमारा बेच को, बेचेस में जो बनाई हुई हमने प्रोसेस, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसको ऑफलाइन हम पूरा डेटा दो पंच कार्ड के फॉर्म में, फिर वो पंच कार्ड सिस्टम में लगाएगा, वो प्रोसेस होगा। अब उस प्रोसेस के लिए उसको कितना टाइम लगता है हम कह नहीं सकते। हो सकता है उसको 3 मंथ लग जाए, 6 मंथ का टाइम लग जाए, या फिर हो सकता है 1 साल भी लग जाए, क्योंकि जो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वहां पर सीपीयू काफी टाइम तक आइडल रहता था। आइडल मीन्स कैसे, सपोज मेरी बेच है, ठीक है, अब बेच में है ना, सपोज मेरे पास 3 बेचेस है, B1, B2 और B3। ठीक है, अब सपोज की जो मेरा B1 बैच है और B1 बैच में मेरे पास 2 प्रोसेस है, ठीक है, और जो B3 है उसमें 3 प्रोसेस है, इसमें सपोज 1 प्रोसेस है। ठीक है, या फिर समझ लो इसमें 6 प्रोसेस है। अब एक बैच में मेरे 2 प्रोसेस है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, सपोज मैंने बैच 1 सिस्टम सीपीयू को दी एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बैच 1 में मेरी 2 प्रोसेस है। सपोज पहली प्रोसेस जब मेरे एग्जीक्यूशन के लिए गई सिस्टम में, तो वो आधी एग्जीक्यूट हुई और उसने क्या किया, बीच में से ही उसने सोचा कि मुझे प्रिंटर की नीड है या कुछ भी पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड हुई। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या करेगी, हाफ एग्जीक्यूशन कर लेगी उसका, और जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड हुई, वो यहां से कैसे चली जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चली गई। ठीक है, अपने आगे का एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, अपने नीड फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो तब तक जो हमारा सीपीयू रहेगा वो आइडल रहेगा। आइडल रहेगा मतलब फ्री रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सपोज मेरी फर्स्ट प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए गई, 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुई, और सपोज उसका और कुछ एग्जीक्यूशन का सपोज 4 मिली सेकेंड का टाइम बचा हुआ है एग्जीक्यूशन का, लेकिन क्या हुआ, जब तक ये पूरी कंप्लीट आयो, उसकी आयो इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो नीड हुई उसको पूरा कंप्लीट करेगी, उसके बाद फिर से वो जाएगी सीपीयू के पास प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, फिर सीपीयू उसको पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जब वो एग्जिट होगी या टर्मिनेट होगी, उसके बाद सेकंड बैच को एग्जीक्यूशन के लिए लेगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए। इसलिए हम इसमें कह नहीं सकते थे कि जो मैंने बैच दी है पंच कार्ड के फॉर्म में एग्जीक्यूशन के लिए, वो कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होकर हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है, तो ये इसमें ड्रॉबैक था कि आइडलनेस बहुत ज्यादा थी। क्योंकि और रही बात हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है कि सपोज यदि मेरे पास रैम में, क्योंकि हम रैम यूज करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, रैम में क्या होता है, जितने सपोज मेरी 10 प्रोसेस रैम में आ गई है ना। अब P1 प्रोसेस यदि सपोज P1 P2 P3 अप टू P10 तक मेरी प्रोसेस है रैम में, यदि P1 नंबर का प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गया, तो क्या होगा, यदि P1 को नीड हुई हाफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, हाफ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और अब मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड हुई, तो क्या होगा, जैसे ही P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, तो तब तक सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो क्या करेगा, सीपीयू जो B2 बैच है उसको एग्जीक्यूशन में ले आएगा।
क्लियर है? इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा। ठीक है, मतलब थ्रूपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्लियर है? इसलिए जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो ये यूज होता था बहुत पहले, लेकिन आजकल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल के या कॉलेज स्टूडेंट्स हो और ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।